नमस्कार, एचबीटी न्यूज के सबसे पसंदीदा शो ऑर्डर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मेहमान हमारे साथ कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे, या ये कहा जाए वो मेहमान जो कि तमाम जनता जनार्दन के सवालों की फहरिस्त का सामना करेंगे, वो एक ऐसे खास मेहमान है जिन्हें राजनीति का शेर कहा जाता है, या जिन्हें सरकार के तौर पर, या कहा जाए जिनकी सियासत का तौर तरीका ही सबसे जुदा है, सबसे अलग है। हर बार की तरह हमारे साथ जनता जनार्दन के जज के तौर पर मौजूद रहेंगे एचबीटीवी न्यूज के रीजनल न्यूज हेड श्री हरीश फतेहचंदानी। सबसे पहले आपको ये बताएं कि वो कौन से खास मेहमान हैं और किस तरह से उनकी सरकार अपनी ही चाल में चलती है, और आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के हाशिए पर आने पर भी ये बड़े नेता, ये वरिष्ठ नेता आज भी खरी खरी बात करते हैं। उनके पास है चुनावी जीत का वो खास मंत्र। वो हमारे साथ रूबरू होंगे। हम आपका परिचय करा दें, वो हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री महेश जोशी जी। जी हाँ, महेश जोशी जी का नाम ही काफी है, अल्फाज कम पड़ जाएं, ऐसी राजनीति की उनकी तरीका है, ऐसी राजनीति करने का उनका अंदाज है। सबसे पहले हम जनता जनार्दन के जज की राय जाने, इसके पहले जज साहब के सामने वो खास मेहमान जनता जनार्दन के सवाल नंबर 1 का जवाब देंगे। जनता जनार्दन यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश जोशी जी से जानना चाहती है कि किंग मेकर की भूमिका में रहने के बाद आज वो किस तरह से कांग्रेस की वर्तमान स्थिति का आकलन करते हैं, और क्या वाकई में महेश जोशी जी के पास है कांग्रेस के लिए मिशन 2018 का चुनावी मंत्र। यहाँ पर महेश जोशी जी देंगे इस सवाल का सीधा जवाब। कांग्रेस में मुझे जो सम्मान मिला वो आज भी मुझे सम्मान है। मुझे जहाँ पद का सवाल है, अब तो कोई लालसा ही नहीं रही। जब लालसा थी तब नहीं मिला तो पार्टी का ही फायदा होता, पर पार्टी नहीं छोड़ी। पार्टी के खिलाफ, किसी कैंडिडेट के खिलाफ गांधी भवन के अंदर मीटिंग होती है, अब तो कितनी भीड़ होती मुझे नहीं मालूम, 2-2 हज़ार कार्यकर्ता होते थे। तब मैं कहता था कि देखो भाई, किसी चुनाव में मैंने आपको उल्टी चक्की घुमाने का कहा कभी? वरना कोई ना कोई खड़ा होकर कहता कि हाँ साहब, इसके चुनाव में आपने कहा। मेरे टिकट काट के चंदू व्यास को दी। मैं आधे टाइम, मेरी नई सीट थी, वहाँ काम करता था, उससे कहता था चंदू से कि भाई एक फर्स्ट हाफ में ले ले या सेकंड हाफ में, तो एक टाइम में प्रचार करूँ। चुनाव जीत गए। ये नहीं कहता कि मेरे कारण जीते, पर चुनाव जीते। इसी प्रकार आज की स्थिति में मैं गर्व तो नहीं कह सकता हूँ, पर फख्र के साथ कह सकता हूँ कि किसी मोहल्ले में निकल जाऊँ तो कोई भी बड़ा से बड़ा सेठ साहूकार होटले पे बैठ के मुझे नमस्कार नहीं करता है, ज़मीन पे आके ही बात करता है। ये कहीं न कहीं मैं अपनी पुण्य समझता हूँ कि भले उसने कभी मुझे वोट नहीं दिया हो, कांग्रेस को नहीं दिया हो, पर सम्मान में कोई कमी नहीं हो। और मैंने भी कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको किसी बहुत लंबा चौड़ा नुकसान हो। अब राजनीति में जब मत पूछे जाते तो एक ही वोट देना है, तो 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो भैया 10 को तो वोट दे के खुश नहीं रख सकते। प्रेफरेंशियल वोट सिस्टम कर दिया जाए तो 10 को दे देंगे। बांटना एक को है, कहीं टिकट में अपन ने एक की वकालत कर दी और कोई किसी कारण से नाराज़ हो गया, वो बात दूसरी है। पर मैंने कभी भी कांग्रेस में जब कुछ भी करने की स्थिति में था, ये नहीं देखा कि किस ग्रुप का आदमी है। और मुझे तो कई बार लोगों से कहता था कि वोरा जी की सरकार आई तो दूसरे दिन सुबह मेरे पास अर्जुन सिंह जी के लोग आते थे, वोरा जी के आना बंद हो जाते थे क्योंकि उनकी एंट्री ज़्यादा वही होती थी। और जहाँ अर्जुन सिंह जी आए तो वोरा जी के लोग आने लगते थे, क्योंकि यही ऐसी जगह है जहाँ काम होगा। और मेरी मान्यता रही आज तक कि अपने को साथ दे या नहीं दे, अगर कांग्रेस कार्यकर्ता में जान ही नहीं बचेगी तो कांग्रेस का क्या काम करेगा। इसलिए किसी को निपटाने की कोशिश मैंने इस ढंग से नहीं की। कह चुका हूँ आपको पहले कि जहाँ एक को मदद करना है, वहाँ तो हो सकता है वो सामने वाला जाति समझे, वो तो होगा और होता रहा है, पर कभी भी किसी इंडिविजुअल कार्यकर्ता को इसका आदमी है इसलिए विक्टिमाइज किया हो या उसकी मदद नहीं की हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। और आपके माध्यम से ये मैं मेरे कार्यकर्ता को संदेश पहुंचा रहा हूँ कि किसी को भी शिकायत हो तो आपके दफ्तर में जाके कहे
कि मेरे साथ ये किया था। मेरा तो ये प्रयास है कि ये एक मंच पे आकर केवल एक हो नहीं जाए, एक दिखने भी लगे। जब तक लोगों को एक नहीं दिखेंगे तब तक आप लोग और ख़ास करके लोग उठाते रहेंगे। अब उसके कई रास्ते हैं। पहली अड़चन लोग अखबार के माध्यम से ही पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री कौन। तो भैया कांग्रेस में एक आध दो बार कहीं घोषित हो गया होगा, जैसे अभी मजबूरी में पंजाब में घोषित कर दिया था, तो उनका अल्टरनेटिव कोई था भी नहीं हुआ। तो एक तो बिल्कुल स्पष्टली लीडरशिप को कहना चाहिए कि हम तो चुनाव के बाद जैसी एमएलए की राय होगी उस भावना को देख के मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो एक तो ये चीज़ खत्म हो जाती है। अब जो पीसीसी का अध्यक्ष बनाया जाता है दिल्ली से, और मैं समझता हूँ जो बन के आता है उसके चौथे पाँचवें छठे दिन से डेपुटेशन जाने लगते हैं कि इनको हटाओ। अब केंद्रीय नेतृत्व ही बनाता है, उन्हीं के पास भी जाते हैं, तो ये सुनते क्यों हैं? अब जैसे अरुण यादव, मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी ने जितने दौरे किए थे शायद लगभग उतने नहीं तो कुछ ज़्यादा ही किए होंगे, वो अपने स्तर पे लगे हुए हैं। मोहन प्रकाश जी ले लो, अभी तक जितने जनरल सेक्रेटरी को मैंने देखा है सुबह के फ्लाइट से आते थे और एक मीटिंग ली और इवनिंग फ्लाइट से वापस दिल्ली चले जाते थे, या जहाँ उनका प्रोग्राम होता था, या कहीं मजबूरी में रुक गए तो दूसरे दिन चले जाते थे। मोहन प्रकाश जी भी बड़ा टाइम दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो ढंग से काम कर रही है, चुनाव जीतने के लिए कर रही है और करना भी चाहिए। अब आप मुझसे नहीं पूछे तो भी मैं अपनी बात करना चाहूँगा कि यथास्थिति रख दे, किसी को कोई एतराज़ नहीं, कम से कम मुझे नहीं है। पर इन तीनों को जवाबदारी के साथ प्रदेश कांग्रेस के साथ अटैच करना चाहिए लीडरशिप को। अब सिंधिया जी का चेहरा है, वो जनता में चलता है। उनको पिछले टाइम 1 महीने पहले चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था, बना दीजिए साल भर पहले, तो हर जिले में जाए। अब रहा दिग्विजय सिंह जी का सवाल, तो कोई कुछ भी कहे, दिग्विजय सिंह तो एक बात कह के राजा पीछा छोड़ा लेते हैं कि मैं आज भी लोग प्रचार कर रहे हैं कि अगर मैं आगे आऊँगा तो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए पीछे रह रहा हूँ। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आज भी जीतने वाले कैंडिडेट है दिग्विजय सिंह जी के समर्थक है। वो आज भी समन्वय जो दिग्विजय सिंह करा सकते हैं आम कार्यकर्ताओं में, वो दूसरा नेता कोई नहीं करा सकता। इसलिए इन तीनों का इस्तेमाल करना चाहिए और दिल्ली को एक साल भर के लिए इनको दिल्ली से छुट्टी कर दी जाए और भोपाल में भेज दिया जाए, और इसी प्रकार से पूरी पार्टी चलाने की जिम्मेवारी इन तीनों को दे दी जाए। और अरुण यादव ठीक कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं करते रहे। चलिए, यहाँ पर बारी है अब जनता जनार्दन के जज श्री हरीश जी से उनका जजमेंट जानने की। हरीश जी, आप हर बार की तरह ऑर्डर किस तरह से कहेंगे? और किंग मेकर कहे जाते हैं महेश जोशी जी, जिनके बारे में अल्फाज कम पड़ जाएं। वाकई में महेश जोशी वो नेता हैं जी, जिन्होंने अपने तरीके से राजनीति करी। राजनीति में किसी भी तरह का समझौता उन्होंने नहीं करा। बिल्कुल सही को सही और गलत को गलत। ये बात बिल्कुल सही है कि ये सिंघम पिक्चर हो या दबंग हो, ये सब पिक्चरें बाद में ही, अगर ओरिजिनल सिंघम की हम बात करें, ओरिजिनल दबंग की हम बात करें, तो महेश जोशी का वो कार्यकाल जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके पैरेलल सरकार चलाना, तो इस राजनीति में सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो एक ही व्यक्ति वो कर पाया है, उसका नाम है महेश जोशी। बिल्कुल राजनीति में शायद ही कोई हमें शेडो सीएम दिखे, जो दिखा वो ही है महेश जोशी। महेश जोशी जी ने जो बात बोली है, बिल्कुल, जो मंत्र दिया है 2018 के लिए, ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि बहुत ही परिपक्व नेता ने ये बात कही है बिल्कुल कि ज्योतिराज सिंधिया वाकई में फेस है।
मध्य प्रदेश में फेस की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है जी। कमलनाथ एक अच्छे मैनेजर हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी कैसे हो ये दिग्विजय सिंह से बेहतर कोई नहीं जानता जी। तो जो फार्मूला महेश जोशी जी ने दिया है वो फार्मूला वाकई में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जिंदा कर सकता है। पर दाद देनी होगी महेश जोशी की कि आज भी वो अपने तरीके से ही राजनीति करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर जज साहब ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है और ये कहा जाए उनके जजमेंट में इतना जरूर निकल कर बाहर आ गया है कि महेश जोशी ये वो राजनेता हैं जिन्होंने कभी उसूलों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया, स्वाभिमान को कभी आड़े नहीं आने दिया और राजनीति करी तो अपनी शर्तों पर। आगे बढ़ते हैं महेश जोशी जी के बारे में। वैसे तो जनता जनार्दन बहुत कुछ जानती है। यह कहा जाए कि ये कांग्रेस के ज़माने का ये वो बड़ा नाम है जो अपने आप में कई फैसले लेने के लिए जाना जाता था और जिनकी दबंग और सिंघम शैली, जैसा कि जज साहब ने भी कहा, वो ही यहाँ पर मशहूर हुआ करती थी। अब सवाल नंबर 2 यहाँ पर महेश जोशी जी से जो दूसरा आता है, जो सीधे जनता जनार्दन उनके श्रीमुख से जानना चाहती है, वो ये है कि महेश जोशी जी को एक ज़माने में शैडो सीएम की पदवी भी दी गई थी। उनके बारे में कहा यह जाता था कि मुख्यमंत्री निवास पर जो तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं उनको अमलीजामा पहनाने का अगर कोई काम करता है तो वो नाम है महेश जोशी जी का नाम। तो ऐसे में महेश जोशी जी क्या राय रखते हैं? एक तौर पर यह कहा जाता था कि राजनीतिक शिष्य हैं। दिग्विजय सिंह महेश जोशी जी को अपना गुरु मानते थे। आखिर किस तरह से लगातार ये दोनों की जुगल जोड़ी राजनीति में कमाल करती चली गई और मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में वाकई में महेश जोशी शैडो सीएम हुआ करते थे? इस सवाल नंबर 2 का क्या है सीधा जवाब, ये जनता जनार्दन जानना चाहती है। देखिए भैया, दिग्विजय सिंह जी का जो सवाल है, कोई राय है कोई उनको ज़रूरत नहीं है, वो खूब समझते थे। पर जो चीज़ मेरी जानकारी में आती थी वो कितनी भी कटु हो, उनको प्रिय लगे या नहीं, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता था। तो आप तो कहा मानते भी थे? वो बात दूसरी है। जब मानते थे तो सरकार बन गई थी, नहीं मानते थे तो सरकार चली गई, ये बात भी है। जैसे एक छोटी सी बात मेरे को विदिशा में रात की 1 बजे मैंने मीटिंग ली, फ्री हुआ। वहाँ किसानों ने, खास करके बड़े किसानों ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया है कि हम खरीद के ज़मीन जो रह गए हैं हरिजन आदिवासी वगैरह उनको देंगे। सरकार के पास तो पैसा नहीं है, इसका मतलब लैंड सीलिंग ला रहे हैं। तो मेरा माथा ठनका कि ये तो ऐसा जहर बो दिया गया है कि हमारी तो बेस ही बड़े किसान हैं। और बड़े किसान कुछ भी कहिए, आज की स्थिति में भी गांव खेड़े में डोमिनेट करते हैं। तो रात की 1 बजे फ़ोन किया मैंने उनको कि ये कभी कह दिया आपने? कहाँ कहा था देंगे? अरे मैं इसका ये असर हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये तो लैंड सीलिंग ला रहे हैं बंगाल की तरह। तो दिग्विजय सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया, वो 4 अक्षर में कहाँ छप गया ये मालूम नहीं पड़ा। तो कई बार ऐसी जो खबरें होती है, दिग्विजय सिंह जी के जो बिजली सड़क की जो बात करते हैं ना, जो इशू बनाते हैं, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। दिग्विजय सिंह जी जो कहते थे ना, वो सही है। हम 2 कारण से हारे हैं असली। एक तो ये जो हरिजन आदिवासी को हमने दलित एजेंडा क्या क्या था, मैं बोल रहा हूँ शब्द, जमीन बांटने का जो कार्यक्रम दिया था उसका और कुछ शब्द रखा था। तो ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया कि पैसे खा के दी। तो जो पैसे दे के ज़मीन ले रहा है तो सरकार का काय का एहसान। पर जिस हरिजन आदिवासी के पास जोश से ज़्यादा ज़मीन थी वो भी बांट दी उन्होंने। और बांटने में भी क्या किया कि उसका कुआं और मकान जो बना रखा था वो तो बांटने वाले को दे दिया, उसको खाली ज़मीन पकड़ा दी। तो ये जो एक तो बड़े किसान हमसे नाराज़ हो गए, कर्मचारी स्वाभाविक थे, नाराज़ थे, हो गए थे। मेरी अगर राय मानते तो मैंने तो उनको कह दिया था कि अपने शास्त्रों में लिखा है, उधार मिले तो घी खाओ चरकने का है, दे दो, सरकार बनेगी तो मैनेज करेंगे, नहीं तो आने वाला भुगतेगा। तो
तो अब अगर आप कहते हो कि बात नहीं मानते थे तो ये देख लो, ये मान लेते तो आज ये स्थिति तो नहीं होती। अब देखो आप शिवराज का मेरी भविष्यवाणी सुन लो, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे ये, बाद में हम आए दिवालिया करके जाए। दूसरा, ये शराबबंदी करेंगे महिलाओं के वोट के लिए, जबकि बहुत बड़ी रेवेन्यू है शराब की, और शराबबंदी सब जगह फैले, कोई माने या नहीं माने। गुजरात में तो शराबबंदी ख़त्म भी हो, इसके लिए शराब माफिया लगा रहता है, डबल भाव में बिक रहा है, पीने वाले तो पीते हैं। इसलिए ये सब मांगे पूरी कर लेगा, उसको मालूम है। एक फ़ोटो मेरी जेब में रखता हूँ मैं कि शिवराज चौहान साहब हमारे मुख्यमंत्री जो हाथ करके जब नर्मदा वो करते थे, वो चेहरा देख लो, और जो मंदसौर का चेहरा देख लो। अखबार की कटिंग रखता हूँ मैं, लोगों को बताता हूँ कि कितने नूर खिसक गए, हवा में चल रहे थे। और ये जो कर रहे हैं, उनके जेब का पैसा है क्या जो बांट रहे हैं? मुझे ये बताइए, नर्मदा पे कितना खर्चा कर दिया? उनके पहले तो प्रहलाद पटेल उनकी पार्टी का ही परिक्रमा करके आ गए थे, हैं? और नर्मदा माँ को कोई नहीं पूछता है। हम भी भले ही अंधविश्वास में, अगर नगद 1 रुपया जेब में हो तो नर्मदा जी में डाल ही देते, ये श्रद्धा है। इसलिए नर्मदा मैया तो हमारे मध्य प्रदेश की प्राण है, सब मानते हैं। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि ये खर्चा करें इनके और नाटकबाजी करें। हवा निकल गई है किसान आंदोलन में। सरकार जाए या नहीं जाए, मैं तो कहता हूँ इनको रखे, हटाए नहीं तो हमको और नुकसान हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि इनके नेतृत्व तो इनको बनाए रखे। चलिए, बेबाक और यहाँ पर निडर जवाब देने में माहिर हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी। जज साहब का क्या फैसला है, ये भी जरा देख सुन लेते हैं। बिल्कुल सही कहा महेश जोशी जी ने कि जब से दिग्विजय सिंह ने महेश जोशी जी की सुनना बंद कर दी, उसके बाद से ही दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश में उल्टे पैर हुए और वापस से सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नहीं बनी। जी, सक्सेस का फार्मूला अगर दिग्विजय सिंह को किसी ने दिया था तो वो महेश जोशी जी ने दिया था। दिग्विजय सिंह पहले मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश शासन में। जी। मुख्यमंत्री बनाने से लेकर के उनके पूरे कार्यकाल को सफल अगर बनाया, 10 साल का कार्यकाल दिग्विजय सिंह का रहा मध्य प्रदेश में, अगर उस कार्यकाल को सफल माना जाए कांग्रेस के अनुसार, तो उसमें अगर किसी की अहम भूमिका रही तो वो भूमिका रही महेश जोशी जी की। जब आदमी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उसे लगता है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वही गलती दिग्विजय सिंह ने करी। उन्हें लगने लगा था आखिरी में कि उन्हें महेश जोशी की न तो सलाह की ज़रूरत है और न ही कांग्रेस की ज़रूरत है। इस फार्मूले पे दिग्विजय सिंह ने काम करा और उनकी घर वापसी हो गई। और आज मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस चिल्ला के बोलती है कि दिग्विजय सिंह अगर चेहरा आ जाए मध्य प्रदेश में तो भाजपा के लिए जीत और आसान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, यहाँ पर बहुत सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य को स्वीकार करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसा ही बड़ा फैसला यहाँ पर निकल कर आया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश जोशी जी से तो आता है, वो ये है कि जोशी परिवार के 2 उदयमान चिराग हैं जो कि इन दिनों राजनीति में बहुत हद तक अपनी यहाँ पर ऊर्जा लगा रहे हैं। कहा यह जाए कि जोशी परिवार के 2 बड़े नाम, एक हैं पूर्व विधायक अश्विन जोशी, तो दूसरे हैं महेश जोशी जी के सुपुत्र दीपक जोशी, पिंटू जोशी। क्या दोनों ही जोशी परिवार के ये दोनों ही चिराग आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर एक सुनहरा भविष्य लेकर आ रहे हैं, और किस तरह से मिशन 2018 में जोशी परिवार के ये दोनों नाम अपनी भूमिका निभाएंगे? क्या है सीधा जवाब? देखिए साहब, पहली बात तो ये है, ये अश्विन भी सुन रहा है, नहीं तो सुनेगा आपकी खबर। मैं उसको राजनीति में लाने के पक्ष में ही नहीं था। दिल की बात अगर सुनना चाहते हो, क्योंकि उसको तो मालूम है, जब मैं चुनाव में घर जाता था, मेरे बड़े भाभी उसकी माता जी जिंदा थे, तो नमक
गर्म पानी में नमक पानी रख के पाँव जब सेकते थे तो वो रो के कहते थे भैया फायदा क्या चुनाव लड़ने से, क्यों लड़ते हो चुनाव। अगर घर में कुछ माल जाता मान लो या बहुत कमाई हो रही है तो हो सकता है ये थिंकिंग महिलाओं का नहीं होता। पर जो उन्होंने मुझे देखा था कि गांठ का खा के राजनीति कर रहे हैं, तो मैं उसको कहता था कि देख मैं तो सबसे छोटा था घर में तो चल गया, क्योंकि मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों ने मेरा परिवार भी चला दिया, पर तू परिवार में सबसे बड़ा है, तू ही राजनीति में आ जाएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा, कमा नहीं पाएगा। पर अब स्वाभाविक है कि बचपन से ही राजनीतिक परिवार में रहा, बच्चे समझते नहीं, बचपन से ही देखते हैं कि उनके टीचर भी आ रहे हैं, उनके प्रिंसिपल भी आ रहे हैं, थानेदार टीआई भी आ रहे हैं, कईयों के फ़ोन आ रहे हैं। तो वो जो राजनीतिक परिवार के लड़के हैं वो राजनीति में इसलिए आते, लोग कहते हैं ना वंशावली। वंशावली क्या, जब व्यापारी का लड़का व्यापारी बनता है, अधिकतर डॉक्टर के लड़के डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर के लड़के इंजीनियर बने हैं, तो बचपन से ही राजनीति समझते हैं और ग्लैमर भी बचपन में देखते हैं, तो वो तो राजनीति में आएंगे। अब ये दोनों आ गए हैं तो इनका भाग्य ये जाने। क्या भाई कुछ भी कहिए, 3 बार अश्विन चुनाव जीता है, 1 बार हारा है, तो 1 बार हारने वाले की तो किसी ने टिकट काटी नहीं है और काटना भी नहीं चाहिए, तो उसका तो पक्का है चुनाव लड़ेगा वो, और पार्टी को टिकट देना चाहिए। अब रहा पिंटू का सवाल, तो भैया कई मौके हैं, अभी जनरल सीट हो जाएगी, नगर पालिका लड़, और कोई ज़रूरी है क्या। अगर मुझसे तो एक ज़माने में लोग कहते कि तुम कसम खाओ, कांग्रेस में एक कैडर वो तैयार करना चाहिए जो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो आनंद हमको बिना चुनाव लड़ने में है। जिन कैसे कैसे पाले पड़ते हैं लोगों से चुनाव में और जनसंपर्क में, हमने जो भुगता है ना, मैं तो किसी को राजनीति में आने की राय नहीं दूंगा। और संगठन में काम करो सब, तो मज़ा भी आता है, इसलिए तो संगठन में काम करें। युवक कांग्रेस छोड़ के फिर कांग्रेस में आ जाए, शहर में वहाँ काम करे, तो कोई टिकट का ऐसा नहीं है। और जहाँ सवाल है कि एक परिवार से 2 टिकट नहीं मिलती है, तो वही ऐसा कोई संविधान में तो है नहीं। मैं तो भाग्य समझने लग गया हूँ कि जिसके भाग्य में होगा वो मिलेगा। उषा ठाकुर के भाग्य में जितना था तो जीत गई, वरना अश्विन ने जितना काम किया है, कोई नहीं कहता था मेरे को चुनाव के दिनों में, और ख़ास कर मैं चुनाव के दिन निकला तो क्या हार जाएगा। पर जनता का मूड था, कुछ मोदी जी की हवा थी, इसलिए वो तो भाग्य पे छोड़ना चाहिए। मैं चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सूझबूझ भरा जवाब दिया है वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश जोशी जी ने। बहरहाल उनकी आवाज में ही बहुत सारे संदेश हैं, उनकी आवाज में ही वो तमाम अल्फाज हैं जो कि सारी की सारी सियासत की कहानी को बयां कर जाते हैं। अब बारी है जज साहब के फैसले की। बहुत ही बेबाक और बहुत कम लोगों को पता होगा जी कि अश्विन जोशी अपने मन से, अपने दम से चुनाव लड़े और 3 बार विधायक रहे। जी सबसे बड़ी बात कि महेश जोशी जी ने कभी अश्विन जोशी को नहीं कहा कि वो राजनीति में आए। जितने भी लोग कांग्रेस और जनता में, जितने लोग भी महेश जोशी जी को जानते हैं, तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जो भी महेश जोशी जी कहते हैं वो सत्य कहते हैं, सही कहते हैं, बेबाक कहते हैं। बड़ा खुलासा करा उन्होंने कि मैंने कभी भी अश्विन को चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा। बिल्कुल। दूसरा, आज जिस दौर में राजनीति चल रही है जी उस दौर में हर व्यक्ति अपने पुत्र को या अपने रिश्तेदार को चुनाव लड़ाना चाहता है जी, पर महेश जोशी उससे ही मना करते हैं। पर फिर भी इतना बड़ा नेता, उसका ये अधिकार तो बनता है कि उसके बेटे दीपक जोशी को तो वो टिकट दिलवाएं और उसे जितवाएं भी। बिल्कुल। बहरहाल यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से राजनीति के शेर महेश जोशी
अपने परिवार के ये दो बड़े नामों को लेकर आने वाले चुनाव में पैरवी करते हैं। और चाहे बात पूर्व विधायक अश्विन जोशी की हो या वर्तमान में युवक कांग्रेस के प्रदेश नेता दीपक जोशी, पिंटू जोशी की हो, दोनों की ही भूमिका किस तरह से तय होती है ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश जोशी जी से आता है कि जिस तरह से लगातार वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की राजनीति का सर्वश्रेष्ठ चेहरा कहते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी महाराज हैं, उनकी राजनीति का अंदाज राजशाही भरा है। ऐसे में किस तरह से कांग्रेस इस छवि से बाहर आएगी और किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नाम बना पाएगी? मैं तो कांग्रेस में आने के पहले समाजवादी मूवमेंट से आया, जाति तोड़ो आंदोलन से आया, इसलिए कोई महाराज के नाम से कोई प्रभावित हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं। अब रहा सवाल, पैदा वहाँ हुए हैं जहाँ लोग महाराज कहने की परंपरा है। इनकी दादी क्षेत्र में कोई काम करे या नहीं करे, फॉर्म भरती थी और चुनाव जीत जाती थी। अब जनता उनको महाराज कह रही तो महाराज क्या करे? वो कई बार कह चुके हैं कि भैया महाराज मत कहो, उससे नुकसान है हमको। और स्वाभाविक है, आप देख लो, जब तक सिंधिया जी का नाम कहीं कांग्रेस में नहीं चला था तब तक सरकार का कोई अभियान उनके खिलाफ नहीं था। पर जैसे ही शिवराज सरकार को, शिवराज सिंह जी को महसूस हुआ कि ये आ सकते हैं और ये आ गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो मैं तो ये कहता हूँ कोई भी आ जाएगा हमारा, ये कहीं के नहीं रहेंगे, तो उनके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। और किसी का नाम चला दो और ढूंढ ढांड के ले आएंगे उनके खिलाफ क्या है। अब रहा बात मानने का, तो भैया उनसे मेरी कभी मंत्रणा नहीं हुई, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई कि उनको मैं राय दूं, और मुझे भी कोई पड़ी नहीं है कि आगे रह के राय दूं। मेरे गुरु थे पंडित डीपी मिश्रा जी, तो वो कहते थे कि बिना मांगे राय मत दो, और राय दो तो सही दो। सही दोगे वो कर जाएगा तो तर जाएगा, और उसके मन में पाप है तो उल्टा करेगा तो डूब जाएगा। तो आप तो अपना फर्ज निभाओ, सही बात करो। चलिए, बहुत कम शब्दों में लेकिन यहाँ पर महेश जोशी जी ने एक बड़ा जवाब दिया है, और बातों ही बातों में वो इस बात को भी पूरी तरह से पुख्ता कर गए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा, कमलनाथ का मैनेजमेंट और दिग्विजय सिंह की रणनीति, ये तीनों का मूल मंत्र यदि कांग्रेस पार्टी में मिला दिया जाए तो चुनावी जीत दूर नहीं है। अब बारी है जनता जनार्दन के जज श्री हरीश जी से उनका फैसला, उनका जजमेंट जानने की। ये बात सही है कि ज्योतिराज सिंधिया ये कभी नहीं बोलते कि उन्हें महाराज कहा जाए, महाराज बोला जाए, पर ज्योतिराज सिंधिया कभी किसी को रोकते भी नहीं हैं कि महाराज की तरह जो उन्हें ट्रीट किया जाता है कि वो ट्रीट भी बंद हो जाए। आम जनता में, कांग्रेस के आम नेताओं में जो उनकी छवि बनी है, वो मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, पर जिसे पता है जो लोग करते हैं उन्हें वो मना भी नहीं करते। अगर मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया को राजनीति करना है तो वाकई में उनको अपने महाराजपन से बाहर आना होगा। मुंह से नहीं बोलते पर दिल से वो ये मानते हैं और वो प्रेरित करते हैं लोगों को कि उन्हें अच्छा गुड फैक्टर फील होता है उनको कि उन्हें कोई महाराज बोले, महाराज जैसा ट्रीट करे। मध्य प्रदेश में अगर शिवराज से लड़ना है तो महाराजपन से ज्योतिराज सिंधिया को नीचे आना होगा। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर जज साहब ने बड़ा फैसला सुना दिया है। बहरहाल यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता अब तय करेंगे कि उनका सही मायनों में महाराज आखिर है कौन। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश जोशी जी से जो आता है वो यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो कि साल 2018 में होने वाले हैं, उसमें क्या भूमिका रहेगी वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री महेश जोशी जी की। साथ ही साथ वो किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देने के लिए, चुनावी जीत का मंत्र देने के लिए, फॉर्मूला देने के लिए सदैव 24 घंटे 7 दिन तत्पर रहते हैं, और आज इस उम्र के इस पड़ाव में भी राजनीति में सक्रिय रहकर वो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस संगठन के लिए कैसे काम कर पा रहे हैं। देखिए साहब, जो कार्यकर्ता मेरे यहाँ आना पसंद नहीं करता था और उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जो कार्यकर्ता
जानता है कि महेश जोशी कहाँ रहते हैं। वो तो मेरे यहाँ आज भी आते रहते हैं। जिस मकान में मैं था उसी मकान में हूँ। रहा पार्टी का, तो वहाँ तो मैं इंतज़ार करता हूँ कार्यकर्ता आए, चहल पहल रहे। पूरा टाइम है कार्यालय में, जब बैठा हूँ कार्यालय में आ जाए, अगर कार्यालय में नहीं हूँ तो घर में हूँ, बाकी कहीं जाता नहीं ज़्यादा वहाँ। न क्लब लाइफ मेरी कभी रही है कि क्लब में जाने की बात रही हो। स्पोर्ट्समैन थे तब 70 साल की उम्र में क्या खेलेंगे, तब कोई ग्राउंड पे भी जाना बंद हो गया। और फिर भोपाल में हूँ, परिवार मेरा सब इंदौर में रहता है, तो अकेला हूँ। पूरा टाइम है मेरा कार्यकर्ताओं के लिए। तो आपका जब जो सुनते हो उनको कहता हूँ भैया आज तक नहीं आए हो तो अब आप आना शुरू कर दो, कोई भेदभाव नहीं होगा। चलिए, जहां एक और कांग्रेस की कहानी सामने आते ही गुटबाजी का सीन सामने आ जाता है। अब लगता है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता की श्रीमुख से निकली जो तमाम बातें हैं, उसके बाद जरूर ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों ने अब सबक ले लिया है और गुटबाजी से धीरे धीरे किनारा कर लिया है। आखिरी और अंतिम जजमेंट यहां पर देंगे जनता जनार्दन के जज श्री हरीश फतेचंदानी। जो कांग्रेस का हाल मध्य प्रदेश में हुआ है, उसको जिंदा करने के लिए, वापस सत्ता में आने के लिए जो महेश जोशी जी ने फार्मूला दिया है कि गुटबाजी छोड़ सबको एक जाजम पे बैठना पड़ेगा, बहुत गंभीर बात है। ये बात कांग्रेस का हर नेता कहता है पर मानता कोई नहीं। हर कांग्रेस नेता को अपना गुट चलाना है। ये अच्छी बात है कि महेश जोशी जी से अगर ये पूछा जाता कि क्या अपना आप गुट चलाएंगे, अगर उनको चलाना होता तो वो स्पष्ट कहते मैं मेरा गुट चलाऊंगा, मेरे जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें टिकट दिलाऊंगा। जिस महेश जोशी ने अपने भतीजे को कभी नहीं कहा कि वो चुनाव लड़े, और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को महेश जोशी जी से सीखना चाहिए। वाकई में आज भी देर नहीं हुई है, सबको एक जाजम पे बैठ के कड़ा मुकाबला वर्तमान सरकार और भाजपा से करना चाहिए। इसी को कहते हैं अनुभवी नेता का ज्ञान और वो सक्सेस का फार्मूला जिसकी तलाश कांग्रेस को आज के समय में पल पल पे है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, यहाँ पर ये ऑर्डर इस आज के इस खास सेगमेंट में इतना ही। हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पर एक बड़ी शख्सियत लगातार कोर्ट रूम से जुड़ी थी, जिनका नाम है महेश जोशी। महेश जोशी जी अक्सर मीडिया के कैमरों से दूर रहते हैं, चौथे स्तंभ के प्रहरियों से दूरी मेंटेन करते हैं, लेकिन आज वो पहली बार जनता जनार्दन के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हुए और साथ ही साथ बातों ही बातों में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के कई फलसफे हमारे साथ साझा किए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को चुनावी जीत का फॉर्मूला देने में भी वो आगे रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको ऑर्डर एचबीटीवी न्यूज का ये नया शो बहुत पसंद आ रहा होगा। यहाँ पर कहाँ है सुधार की गुंजाइश और कौन से खास और बड़े मेहमान को आप यहाँ पर देखना सुनना पसंद करेंगे, हमें जरूर बताइएगा। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिएगा एचबीटीवी न्यूज। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।